सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों की बागडोर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों सौंप दी है। तो ये बागडोर अब सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। सीएम योगी आज अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा के दौरे पर हैं। सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक अंबेडकर नगर में 2 निजी औद्योगिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ आज लगभग 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे। मुख्यमंत्री 12:45 पर अयोध्या रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां भाजपा पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे और राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जीआईसी के मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और साथ ही 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं 3:15 पर बीएससी कैंपस बांदा में सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा, जहां गोंडा में निर्माणाधीन 4 फ्लाईओवर का शिलान्यास सीएम योगी करेंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं 3 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान जीआईसी में जनसभा को संबोधित करेंगे और जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री दोपहर 12:45 पर रामकथा पार्क हेलीपैड पर उतरेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोंडा से भूपेंद्र तिवारी हमसे जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आज 3 जिलों का दौरा है और ऐसे में ये दौरा कितना खास होगा, स्पेशली गोंडा के लिए? से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा लगा है। आज लगभग 3:15 पर उनका हेलीकॉप्टर गोंडा में उतरेगा। उसके बाद 3:30 पर उनका वो कार के द्वारा थॉमसन इंटर कॉलेज में आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। यहीं पर 4 फ्लाईओवर बन रहे हैं, जिनका योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिलान्यास भी किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जो गोंडा के प्रतिनिधि है, जो भाजपा कार्यकर्ता है, वो जोरदार उनका स्वागत व अभिनंदन करेंगे। उसके बाद वो कार से बाई रोड थॉमसन इंटर कॉलेज में आएंगे। वहां लगभग वो जो सभा को संबोधित करेंगे। लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम गोंडा में उनका रखा गया है। उसके बाद गोंडा में कई जो है योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं कई 1000 करोड़ के लागत को गोंडा को सौगात देंगे। अगर बात की जाए वहीं प्रशासन को लेकर, तो प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। भूपेंद्र, अगर बात की जाए गोंडा की जनता में माहौल की, तो कितनी खुश है जनता, क्योंकि आज सीएम योगी आ रहे हैं, वो भी ठीक लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले? भूपेंद्र देखिए, अगर बात की जाए वही जनता की, जो जनता है वो काफी खुश नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि कई जो पिछली बार बांध आए थे, उसके बाद गोंडा ये पहला उनका आगमन है। क्योंकि जो गोंडा जिला की जो जनता है, जो भाजपा कार्यकर्ता है, उनके में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर दराज से लोग योगी आदित्यनाथ को, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए गोंडा पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए वही महिलाओं की, तो महिलाएं जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर गोंडा की जो महिलाएं हैं वो हिस्सा ले रही हैं। जी भूपेंद्र, अगर बात की जाए तो आज गोंडा जिले का दौरा है और इसके साथ 2 अन्य जिलों के भी दौरे हैं। तो ऐसे में सीएम योगी के द्वारा क्या सौगातें दी जाएंगी गोंडा वासियों के लिए? भूपेंद्र देखिए, लगभग 13,000 करोड़ रुपए की सौगात गोंडा को मिलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि किन किन योजनाओं का जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन किन योजनाओं का गोंडा को सौगात देंगे। ये जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो गोंडा की जनता है, वो काफी अटकलें लगाए बैठे, क्योंकि जो अयोध्या से सटा हुआ गोंडा जिला है, क्योंकि अयोध्या विकसित हो रहा है, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसी से सटा हुआ ये गोंडा जिला है, जो कि अयोध्या बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ।
अब जी देखने वाली बात ये होगी कि अयोध्या बॉर्डर से गोंडा सटा हुआ है। अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोंडा वालों को कितनी अच्छी सौगात दी जाती है, जी ये भूपेंद्र, देखने अगर वाली बात बात की होगी। जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो गोंडा में सीएम के आगमन को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है भूपेंद्र? देखिए, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गोंडा के जो कप्तान है ब्रिज जायसवाल व जी डीएम नेहा शर्मा के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन के तरफ से, वो काफी जी चाक ठीक चौबंद है कर दी भूपेंद्र, गई है। आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अयोध्या से शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, अगर बात की जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर हैं, तो अयोध्या में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो क्या कुछ कार्यक्रम होंगे और कितना खास होने वाला है आज अयोध्या का ये सीएम योगी का दौरा? अयोध्या में सीएम योगी का दौरा जो है वो लगातार अयोध्या में होता रहता है, लेकिन आज का दिन कुछ खास है और अहम है कि सुरक्षा की दृष्टि से आज की जो सुरक्षा है वो और बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी अयोध्या में 12:45 से उनका विमान जो है अयोध्या में लैंड करेगा और उसके बाद में हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे। उसके बाद में वो जीआरपी मैदान पहुंचेंगे। लगभग 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले। अयोध्या को इसलिए चुना गया है क्योंकि राम मंदिर जिस तरीके से भव्य बन गया है और लोगों पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें जो है अयोध्या पे टिकी है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या में आ रहे हैं। भीड़ शक्ति, अगर बात की जाए लोकसभा 2024 के चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में यूपी की बागडोर सौंप दी है, तो ऐसे में आज का दौरा कितना खास होने वाला है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में जाना और वहां पे तैयारियों का जायजा लेना, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर? वही जैसे कि राम मंदिर जिस तरीके से भव्य बन गया, पूरे विश्व की निगाहें जो है वो अयोध्या पे थी और जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो लगातार अयोध्या में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अयोध्या एक बहुत अहम जगह बनता है जो 2024 को चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से बीजेपी का एजेंडा था कि राम मंदिर बनाएंगे, अब राम मंदिर बन गया है, उसको लेकर के बड़ी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। 1000 करोड़ की जो क्या नाम है योजनाएं हैं उसका लोकार्पण करेंगे आज सीएम योगी और लोगों को देंगे। यहाँ पे जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती दिखती जा रही है। जो जहां पे जनसभा संबोधित करेंगे जीआरपी मैदान को अगर हम बात करें तो आसपास के एरिया जो खचाखच भर गए हैं, जो चौराहे थे वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई यहाँ पे। ठीक है शक्ति, भूपेंद्र आपसे पूछना चाहेंगे कि 24 का चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में ये दौरा कितना कारगर साबित होगा आने वाले चुनाव के लिए? 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है। चौरा मुख्यमंत्री गोंडा की सीट थी तो वो लगभग कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि वहां के जो पुराने विधायक थे वर्धन सिंह, उनका टिकट क्लियर हो चुका है। उसके बाद रही बात कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र की, लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज की जो सीट थी वो अभी संदिग्ध में पड़ी हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम लिखा जो है गोंडा में आयोजित हो रहा है, सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, जहां के जो कैसरगंज के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे, क्योंकि अभी तक जो जितने कार्यक्रम हुए हैं योगी आदित्यनाथ के कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अभी उसमें कोई कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुए हैं। जी ठीक है भूपेंद्र। शक्ति, जानना चाहेंगे कि आज सीएम योगी आ रहे हैं तो काफी लंबा समय व्यतीत करेंगे, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अयोध्या में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? शक्ति, सुरक्षा व्यवस्था जो अयोध्या की है राम मंदिर बनने के बाद में लगातार वो जैसे पहले थी वैसे अभी भी है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद हमेशा रह रही है अयोध्या में, क्योंकि आज का दिन कुछ खास है क्योंकि 50,000 लोगों को संबोधित करेंगे, बड़ी जनसभा की रैली को संबोधित करने वाले हैं। उसको लेकर के जो जीआरपी मैदान की सुरक्षा की व्यवस्था की मैं बात करूं अगर, तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जो अतिरिक्त सुरक्षा बल थे उनको अयोध्या में बुला लिया गया है। जीआरपी मैदान की अगर बात करें तो वहां के आसपास के एरिया के जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहां पे जो सुरक्षा कर्मी है वो कल से ही तैनात हो गए हैं। रात से ही पूरी जो उनके काफिले के लोग थे वो आए हैं वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था को उन्होंने पहले ही देख लिया है और आज बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले कोई चूक ना हो इसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एकदम से चाक चौबंद है अयोध्या में। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब ये देश भर में लागू हो गया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार सीएए के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। एक तरफ जहां खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ रोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि विपक्ष के पास कोई दूसरा काम नहीं है, सीएए को कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। सीएए के जरिए नया वोट बैंक तैयार करने के विपक्ष के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि उनकी हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी की हिस्ट्री है, जो बीजेपी या पीएम मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी होगी पूरी। तो 2024 में 400 के पार का नारा भी पूरा होगा और सीएए कानून को हटाया भी नहीं जाएगा। अमित शाह ने ये बड़ा बयान दिया है। तो ऐसे में सीएए कानून वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने ये बड़ा बयान दिया है। सीएए के सवालों पर विपक्ष को निशाना बनाया है। विपक्ष झूठ की राजनीति करता है। अमित शाह ने ये भी कहा है कि विपक्ष झूठ की राजनीति करता है। कभी भी विपक्ष ने जो भी कहा है उसे पूरा नहीं किया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है या जो भी प्रण लिया है उसे पूरा करके दिखा रहा है। एक तरफ जहां सीएए कानून लागू होने के बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं कुछ लोग इस कानून से खुश भी नजर आ रहे हैं। पड़ोसी देशों से भी खुशी जाहिर की जा रही है। वहीं अगर वतन आए पड़ोसी देश के लोगों की बात की जाए तो उनमें भी खुशी की लहर उठ पड़ी है। सीएए कानून का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश भर में सीएए लागू हो गया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार सीएए के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएए के मुद्दे पर कई अहम सवाल उठाए। यहां तक कि केजरीवाल का कहना था कि 10 साल हो गए हैं राजनीति में आए, लेकिन ठीक चुनाव से पहले सीएए लागू करना, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव से डर गई है? वहीं अगर बात की है सीएए नोटिफिकेशन जारी होने पर अखिलेश यादव ने भी विरोध जताया था, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया अमित शाह ने दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है जब से सीएए कानून लागू हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सीए कानून को लेके गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये किसी भी स्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा और जो सीए है वो बीजेपी के लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये इनके वादा इन्होंने पूरा किया है। सीए जो है वो नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का कानून है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। आपने बीते दिनों देखा होगा सीए को लेकर लगातार राजनीति तेज हो रही है। विपक्ष ने जब से सीए की अधिसूचना जारी की गई तब से विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो सीए है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है और लोगों को बांटने के लिए इस तरह के काम कर रही है। वहीं जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका ये कहना है कि जो सीए है वो अब वापस नहीं लिया जाएगा। कोविड की वजह से इसे देरी हुई। आपने पहले भी देखा कि किस प्रकार से जो सीए है उसे लाया गया था, लेकिन उसके बाद काफी प्रदर्शन देखने को मिला था और मामला टल गया था। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और इस पर अब अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन ऐसे में जो रोष का माहौल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो लगातार सरकार पर हमलावर है ही। इसके अलावा जो पिछली बार देखने को मिला था, एक समुदाय विशेष के लोगों ने प्रदर्शन किया था और जगह जगह पे आंदोलन देखने को मिले थे, चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें या देश भर के अलग अलग हिस्सों की। तो इस बार रमजान का भी महीना चल रहा है और इसी समय पे सीए की अधिसूचना जारी की गई है और तो सरकार का ये बहुत ही सोचा समझा कदम है। अमित शाह ने कहा कि कोविड की वजह से सीए को लाने में देरी हुई थी, कोविड की वजह से हमने इसको तब अमल नहीं किया था, लेकिन हम इसको अमल कर रहे हैं और इसको लागू किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कई अहम बातें की, जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया गया और हम जो मोदी की गारंटी है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे घोषणा पत्र में था और हम सीए को लागू करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अभिनव, अगर बात करें तो चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सीए कानून को लाना, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए सीए जो है वो लगातार राजनीति से जुड़ा मुद्दा रहा है। सरकार या विपक्ष भले इसको नकारा करे, लेकिन कहीं ना कहीं सीए से काफी राजनीति प्रभावित होती है।
सरकार इसको बहुत कह सकते हैं एक सही समय पे लेके आई। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, अगले 2-3 दिन में ही। उससे पहले देखिए किस प्रकार जो सरकार है वो सीए की अधिसूचना एकाएक जारी करती है और इसको लेके लगातार राजनीति तेज हो जाती है। विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पे कि सरकार लोगों को बांट रही है, भेदभाव कर रही है। वही जो सरकार है उसका कहना है कि हम नागरिकता छीन नहीं रहे बल्कि नागरिकता देने के लिए ये कानून लेकर आए हैं। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो अगर सीए कानून काफी कारगर है जनता के लिए, तो वही जनता रोष में क्यों है, विद्रोह क्यों कर रही है, विरोध क्यों जता रही है सीए कानून का? जी बिल्कुल, देखिए कई समुदाय के लोग हैं या कई संगठन से जुड़े लोग हैं। कल भी लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ के लोग हैं उन्होंने सीए का विरोध किया। उनका कहना है कि जो सरकार है वो नागरिकता छीन रही है, लोगों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है और विपक्ष है वो लगातार लोगों को इसके प्रति आगाह कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये सब कर रही है। वहीं सरकार का लगातार कहना है कि हम इससे नागरिकता देने के लिए इस कानून को लाए हैं और सीए को हम अमल करेंगे, किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा, ऐसा अमित शाह ने। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर के जाजबाऊ इलाके में एक महिला नजीर फातिमा के प्लॉट में बानी झोपड़ी का आगजनी के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आज एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला सुना सकती है। फिलहाल इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। उन्हें या तो कानपुर लाया जा सकता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी कराई जा सकती है। गौरतलब है कि इस मामले में विधायक, उनके भाई समेत 12 लोग आरोपी हैं। आज विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई और 5 अन्य के खिलाफ फैसला आ सकता है। बाकी के 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट देर दाखिल करने की वजह से गवाही पूरी नहीं हो सकी है, लिहाजा उन पर फैसला बाद में आएगा। आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में 18 और बचाव पक्ष में की तरफ से 3 की गवाही हुई है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज इरफान सोलंकी को राहत मिलेगी या सजा मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मामले में आज कोई अहम फैसला आ सकता है। सपा के विधायक के विरुद्ध आगजनी का मामला दर्ज है, तो सपा के विधायक रह चुके इरफान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और आज उस पर एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला आना है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है। क्या इरफान सोलंकी को राहत मिलती है या सजा मिलती है? वहीं बात यह भी हो रही है कि या तो इरफान सोलंकी को कानपुर लाया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई की जाएगी। तो कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक महिला नजीर फातिमा के प्लॉट में बानी झोपड़ी में आगजनी के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज बड़ी कार्रवाई होने वाली है, एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाने वाला है इरफान सोलंकी के खिलाफ, तो क्या है पूरी जानकारी जितेंद्र? जी, बात आपको बता दूं कि जाजमऊ में नजीर फातिमा के प्लाट में जो झोपड़ी बनी थी उसमें आग लगाने के मामले में विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई समेत कई 5 लोगों के ऊपर जो है फैसला सुनाया जाने वाला है। और जो बताया जा रहा है कि क्या नाम करके अभी जो इनको या तो इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या तो इनकी सुनवाई होगी या तो इनको जो है कोर्ट लाया जाएगा। अभी इसको लेकर कुछ अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। जी जितेंद्र, क्या लगता है कि एक तरफ चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में इरफान सोलंकी के मामले में तेजी, क्या समाजवादी पार्टी को कोई हर्जाना भुगतना पड़ सकता है क्या जितेंद्र? जी बिल्कुल, ऐसा देखा जरूर जा सकता है कि जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी चल रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हर पार्टियां अपने उठापटक कर रही है। मैं अगर बात की जाए इरफान सोलंकी को लेकर अभी लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके पहले भी अभी जो है बीते कुछ दिनों पहले कार्रवाई हुई थी, टीम आई थी, उनके छापेमारी हुई थी, ईडी की छापेमारी हुई थी और अब जो है कोर्ट में भी अब इस मामले में अगजनी वाले मामले में सुनवाई होनी, तो कहीं ना कहीं जरूर इनको जो है राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी जितेंद्र, आज किन किन आरोपियों के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकता है और किनको अभी राहत मिल सकती है जितेंद्र? जी, बात करें अगर 5 आरोपी हैं, जैसे उनके भाई इरफान सोलंकी, उनके भाई समेत 5 आरोपियों पर फैसला भी सुनाया जा सकता है।
7 आरोपियों की बात की जाए तो 7 आरोपियों की चार्जशीट आने की बाद में आने के चलते उनकी अभी तक गवाही नहीं हो सकी थी। इसको लेकर जो है अभी इस पर सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक ईडी के कई अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं और ईडी के कई अधिकारी घर के अंदर मौजूद रहकर सुरक्षा बल भी बाहर तैनात किया गया है। घर के अंदर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी और छोटा बेटा अनुराग प्रजापति भी घर के अंदर मौजूद हैं। गायत्री के महिला मित्र गुड्डा देवी घर के पर भी ईडी ने छापा मारा है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ, अमेठी और मुंबई के कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। वहीं आपको बता दें कि बीती 16 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान ईडी को गायत्री प्रजापति और उनके बेटों के द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश के सबूत भी मिले थे। तो आज गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। वहीं घर के बाहर भारी बल में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।